जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो में मैं ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम ऋषियों द्वारा दिए गए वैदिक ज्योतिष के दिशा निर्देशों को भूल गए। हम बेसिक्स की तरफ जाना ही नहीं चाहते। ऋषियों ने जिस खूबसूरत शास्त्र ज्योतिष की रचना की, हम बिल्कुल उसका उलट करते जा रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं पर्टिकुलर अपने इस टॉपिक को लिमिट करूंगा राहु और जुपिटर के साथ। दर्शकों, आप सबको बताया जाता है, समझाया जाता है, ढेरों वीडियोस आपके क्लाउड पर पड़ी हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि जुपिटर ज्ञान के देवता हैं, जुपिटर आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जुपिटर आपका धर्म है, धर्म की सारी चीज़ें जुपिटर के साथ जोड़ दी जाती हैं, जुपिटर को पॉजिटिविटी के साथ जोड़ दिया जाता है। अब सुपरफिशियल देखने पर हर इंसान स्वाभाविक तरीके से ये सोचेगा कि जुपिटर किसी के भी चार्ट में सबसे बढ़िया प्लैनेट है, और ये ख्याल आना कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि जो आपको बताया जाएगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा, वही तो आप सीखोगे। मगर सच्चाई दर्शकों इससे कहीं डिफरेंट है। उलट तो मैं नहीं कहूँगा, सच्चाई कुछ डिफरेंट है। क्योंकि कभी भी किसी चीज़ को अगर समझना है, जब तक आप उसके मूल को नहीं जानोगे, आप ये नहीं जानोगे कि अगर आज एक इंसान बड़ा हो गया, उसकी आयु अच्छी भली हो गई, समाज में वो स्थापित हो गया, मगर जब वो बच्चा था तो वो कैसी क्वालिटीज़ लेकर पैदा हुआ। अब जुपिटर का जो बेस है, अब जुपिटर के बेस को जब हम जाकर देखते हैं, खंगालने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ तो दर्शकों पिक्चर डिफरेंट मिलती है। वहाँ वो धर्म की बातें नहीं दिखाई देती, वहाँ वो भाग्य की बातें दिखाई नहीं देती, क्योंकि जुपिटर की एसोसिएशन सुपरफिशियल लेवल पर हम देखते हैं कि आपके 9th हाउस से है, आपके 12th हाउस से है। जो अच्छी अच्छी चीज़ें किसी को भी बोली जा सकती हैं, वो इन्हीं दोनों भावों के साथ है। कोई भी जातक या कोई भी इंसान जब ज्योतिष शास्त्र की तरफ जाता है, बाहर से चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करता है, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया में भी लोग लंबी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते, लोगों को शॉर्ट रील्स चाहिए। अब शॉर्ट रील्स में तो दर्शकों वही परोसा जाएगा जो कहीं ना कहीं आप सुनना चाहते हो, आप देखना चाहते हो। वो नहीं बताया जाएगा कि किसी भी चीज़ के अंदर क्या पड़ा था, किसी के मूल में क्या पड़ा था। अब कोई बीज आज अगर वृक्ष बन गया तो उस बीज के अंदर क्या था। आज की वीडियो में दर्शकों मैं आपको उन्हीं चीज़ों की तरफ वापस ले जाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप ये जो प्रेजेंट डे एस्ट्रोलॉजी में अजीब तरह की नॉलेज लोगों को दी जा रही है, उससे थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, जागृत हो जाओ, सही दिशा में सोचने समझने के लायक हो जाओ। अब दर्शकों, बाहर से देखने में लगता है कि जुपिटर का संबंध हमारे 9वें भाव से है और द्वादश भाव से है, मगर जब हम अंदर जाकर चीज़ को देखते हैं कि जुपिटर के सीड्स कहाँ पड़े हैं, जुपिटर के सीड्स को समझना है तो अंदर जाने के लिए हमें सबसे पहले नक्षत्रों को देखना पड़ेगा। अब जुपिटर के नक्षत्र क्या है? जुपिटर के नक्षत्र हैं दर्शकों, सबसे पहला नक्षत्र है पुनर्वसु, सेकंड नक्षत्र जो मिलेगा वो विशाखा मिलेगा, और तीसरा नक्षत्र पूर्व भाद्रपद। यहाँ पर मैं भी कहूँगा कि पूर्व भाद्रपद यानी कि आगे वाले पवित्र पैर। पवित्रता कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ एसोसिएट होती दिखती है, मगर जब हम थोड़ा और अंदर जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारा ज्योतिष शास्त्र, या अगर हम इंसानी कॉन्शियसनेस, चेतना की बात करते हैं, तो हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि हम जो इस जीवन में बन के आए, उसका बेस हमारे पिछले जन्म का है, जो हम पिछले जन्मों में हमने अपने कर्मों द्वारा इकट्ठा किया, संचय किया जिन चीज़ों का, वो ही हमारा बेस बना। उसी बेस के ऊपर आज का प्लेटफॉर्म, ये बिल्डिंग खड़ी हुई। अब दर्शकों, जब इस चीज़ को देखते हैं हम, तो जुपिटर का बेस क्या है? जो लोग नक्षत्रों को थोड़ा सा समझते हैं वो समझ जाएंगे
कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। दर्शकों, जुपिटर की लीनिएज राहु की है। जुपिटर की लीनिएज आजकल जैसे मतलब कहा जाता है ना कि पॉजिटिविटी का मतलब ब्रह्मा के साथ संबंध, मतलब सारी बढ़िया बढ़िया बातों के, ज्ञान के देवता, बहुत बड़े देवता। मगर जब हम जुपिटर को समझने का प्रयास करेंगे कि जुपिटर बीज रूप में क्या था, दर्शकों आप हैरान हो जाओगे कि जुपिटर का जो बीज है, जो मूल है, वो राहु से शुरुआत हुई। और आजकल राहु को क्या बोला जाता है? आप देखो, कोई चंडाल बोलेगा, कोई पिशाच बोलेगा, कोई दैत्य, तो चलो सभी बोलते हैं और सबसे बड़ा दैत्य माना जाता है। मगर आज देखिए, जिस ग्रह को आपको सबसे बढ़िया कहकर परोसा जा रहा है, उसका बेस तो, उसकी लीनिएज तो वो चंडाल है, जिसको आप लोग राहु समझ रहे हो। चंडाल के गर्भ से आप देखिए देवता का जन्म कैसे हो सकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दर्शकों, बहुत से लोगों को मेरी ये बात चुभेगी, बट सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। आप सच्चाई के ऊपर आइए कि जुपिटर की लीनिएज राहु है। पुनर्वसु नक्षत्र की लीनिएज आर्द्रा है। विशाखा की लीनिएज स्वाति है। और पूर्व भाद्रपद की लीनिएज राहु का अंतिम नक्षत्र शतभिषा है। तो सच्चाई दर्शकों ये है। जुपिटर की जर्नी या जुपिटर का बनना, जैसे कोई भी चीज़, जब हम बच्चे होते हैं हम डिफरेंट तरह से होते हैं। जब हम यौवन आ जाता है, उसके बाद अधेड़ अवस्था आ जाती है, हम डिफरेंट बन जाते हैं। और जब हम वृद्ध अवस्था में जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक जीवन में हम जो मैक्सिमम इकट्ठा कर सकते थे एक जीवन से, हमारा वो स्वरूप दुनिया के सामने आता है। अब आप इसी जर्नी को समझिए, तब आपको समझ में आएगा जुपिटर असलियत में क्या है। अब जुपिटर की शुरुआत आप देखिए, सबसे पहला बीज रूप किसका है? आर्द्रा का है। मगर आर्द्रा को आप कह सकते हो कि ये तो शिव का स्वरूप है, क्योंकि भगवान शिव के साथ संबंध है। मगर हाईएस्ट लेवल ऑफ एंगर प्लस फ्रस्ट्रेशन, ऐसे नहीं है। भगवान शिव के बारे में भी उनको भी गुस्सा आएगा, हाईएस्ट लेवल पे गुस्सा आएगा। और गुस्सा किस पे आया था उनको? आप उस कहानी को भी याद करिए। उनको गुस्सा आया था क्रिएशन के देवता ब्रह्मा जी के ऊपर। अब ब्रह्मा जी का संबंध हम जुपिटर के साथ जोड़ देते हैं। अब जिस ब्रह्मा जी की वजह से भगवान शिव को गुस्सा आया, कहीं ना कहीं उसी से देव गुरु जुपिटर की उत्पत्ति हुई। वही लीनिएज है। अब लीनिएज आप कहोगे कि सर ये तो बहुत पवित्र लीनिएज होगी। यस, 100%। मगर लकीर के फकीर मत बनिए, चीज़ को बिल्कुल क्लियर कट समझिए कि जुपिटर क्या है। अब जुपिटर आपको समझ में आने लगेगा कि आर्द्रा में भगवान शिव क्या कर रहे हैं, क्यों उनको गुस्सा आता है, क्यों उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं जो रुद्राक्ष बन जाते हैं। और आर्द्रा नक्षत्र वाले जातक कैसे दुनिया जीते हैं वो आपको मालूम है। वो ही बीज है जो पुनर्वसु में आया। अब आप देखिए, इंसान के पास ज्ञान लेने का साधन क्या है? आप सीधा सीधा उस चीज़ पे आइए। किताबों को भी छोड़ दीजिए पीछे कि किताबों में आपको क्या लिख के बताया गया, क्या समझाया गया। आप अपने जीवन से समझने का प्रयास करिए। हम ज्ञान कहाँ से लेते हैं? ज्ञान लेने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला हम कहते हैं हमारी सबसे पहले गुरु हमारी माँ है, माँ के साथ ही फादर आ जाएंगे। सो फादर मदर कम्बिनेशन हमारा सबसे पहला नॉलेज लेने का साधन है। उसके बाद हमारी फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो जाती है, यानी कि एकेडमिक बुक्स आ जाती हैं। हम उन एकेडमिक्स बुक्स के थ्रू, उस एकेडमिक सिस्टम के थ्रू हम उस एजुकेशन को ग्रहण करते हैं। मगर जब बीज रूप में आर्द्रा किसी को मिलेगा, आप देखिए उसकी
नींव उस गुस्से से बनी, हायर लेवल ऑफ एनर्जी से बनी, चाहे वो लीनिएज भगवान शिव की हो, मगर है तो वो गुस्से वाली। गुस्से में आप क्लियरली समझ सकते हो कि इंसान की साइकोलॉजी स्टेबल तो हो नहीं सकती। इसी वजह से पुनर्वसु नक्षत्र में आप उस इम्बैलेंस को खोज सकते हो। तभी कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको रिपीटेड अटेम्प्ट्स देनी पड़ेंगी और कोई हल ही नहीं है। अब ये ज्ञान प्राप्ति का तीसरा रास्ता है जो एकेडमिक एजुकेटिव सिस्टम से आगे जाती है बात, यानी कि हम लाइफ में कर्मों के माध्यम से, या जो लोग सीधी बम्बैया भाषा समझना चाहते हैं, लाइफ में धक्के खाकर सीखते हैं। धक्के खाकर सीखने से भी ज्ञान तो प्राप्त होता है, मगर जब मेंटल स्टेट इस तरह का होगा, जब इम्बैलेंस होगी, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक हम सही डिसीजन नहीं ले सकते। चाहे पुनर्वसु नक्षत्र में सिंबल तीर कमान है, आप तीर एम ही नहीं कर सकते सीधे तरीके से, आपका तीर सही फोर्स के साथ ही नहीं जाएगा। डायरेक्शन की तो बात छोड़िए, आपके अंदर ही सही फोर्स नहीं है, क्योंकि आपका अंदर, आपकी इनर साइकोलॉजी इम्बैलेंस्ड है। दर्शकों, पुनर्वसु नक्षत्र ये जुपिटर की शुरुआत है, यानी कि ज्ञान मार्ग पे चलने के लिए इंसान को सिर्फ पेरेंट्स की लीनिएज नहीं, अच्छे माँ बाप होना ही सफिशेंट नहीं है। आपको अच्छे स्कूल, आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में पेरेंट्स की तरफ से भेज दिया जाए, अच्छे गुरु के पास नॉलेज लेने के लिए भेज दिया जाए, उससे आप नॉलेजेबल बन जाओगे नहीं। लाइफ में नॉलेज लेने के लिए आपका बेस, पहली बात है, बैलेंस्ड होना चाहिए। मगर अगर बैलेंस नहीं है, आप उस गुस्से के स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो आपको वो बार बार पुनर्वसु करना पड़ेगा। लाइफ आसान नहीं है दर्शकों, लाइफ हमें सीखने के लिए भेजा जाता है, मगर जब हम किताबी नॉलेज में गुम जाते हैं, हमें पढ़ा दिया गया कि जुपिटर तो ज्ञान के देवता हैं, पॉजिटिविटी के देवता हैं, स्पिरिचुअलिटी के देवता हैं, हर तरह की पॉजिटिविटी हम उनके साथ संबंध लगा देते हैं। मगर जब हम अंदर जाकर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जुपिटर की इंसेप्शन कैसी हुई। और ये जो इंसेप्शन की बात मैं बोल रहा हूँ, यही जर्नी दर्शकों आपको आगे मिलेगी देखने को। अब उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट, राहु का नक्षत्र दूसरा कौन सा है? वो है दर्शकों स्वाति। अब स्वाति नक्षत्र हम कहते हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियसनेस लेकर आया है, हम बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। मगर स्वाति नक्षत्र में बैलेंस तो आ गया, क्योंकि अब आप देखिए वो लिब्रा एनर्जी आनी शुरू हो गई। जैसे ही वो बैलेंस आना शुरू हो गया, आपकी एम्बिशियसनेस अब फलित होगी। दर्शकों, एम्बिशियस होना बुरा नहीं है, राहु बुरा नहीं है। मैं बार बार आपको, देखो इतनी वीडियो से मैं आपको बताता हूं कि राहु को बुरा कहना बंद करिए, राहु को सिर्फ समझिए। राहु आपका फ्यूचर है, राहु आपका सबसे बड़ा टीचर है, क्योंकि जिस देव गुरु को हम सबसे ज़्यादा इज्जत का स्थान देते हैं, उसके गर्भ में वो राहु एनर्जी पड़ी है, वो राहु का ज्ञान पड़ा है। दर्शकों, सही तरीके से चीज़ों को जब आप समझना शुरू करोगे, तब ही तो ज्योतिष को पकड़ पाओगे। तभी क्यों कहा जाता है कि ज्योतिष बच्चों का सब्जेक्ट नहीं है, ये उन ऋषियों का सब्जेक्ट है जो उस हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज, हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज कब आती है दर्शकों? जब इंसान अपनी अंदर की जर्नी, इंटरनल जर्नी पर जाता है, मेडिटेशन पर आगे बढ़ता है, अपनी अंदर की ऊर्जाओं को जागृत करता है, अपने चक्रों को जागृत करता है, तब आपके लिए वो विंडो खुलती है जहाँ पर नॉलेज पड़ी है। जुपिटर की नॉलेज को समझने के लिए मेरे मन में ये आया कि आपको भी मैं समझाऊं कि जुपिटर पहले कैसे बना। हम जुपिटर कब बनेंगे वो तो बाद का सब्जेक्ट है, मगर जुपिटर कैसे बना पहले आप इसको तो समझ लीजिए। जुपिटर की जीवन यात्रा को तो समझिए। तो जुपिटर की जीवन यात्रा में एम्बिशियसनेस एसेंशियल पार्ट है, और ये चीज़ विशाखा में आपको दिखेगी। छोटी सी शाख
जो अब बीज से वो छोटा सा एक प्लांट बना है, उस प्लांट की छोटी छोटी शाखाएं फूटनी शुरू हो रही हैं। शाख की विशाख, वो सॉफ्ट टेंड्रिल्स जो पौधे में से निकलती हैं, समाज में अपना स्थान बनाना चाहती हैं, मगर उसके लिए अंदर वो बड़े होने का संकल्प, बड़े होने का, बीज के अंदर कितना इनफाइनाइट पोटेंशियल पड़ा है उसको ये तो मालूम नहीं, मगर अगर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पड़ा है, उसमें बहुत बड़े पेड़ बनने की संभावना है, यानी देव गुरु बनने की संभावना है, तब उसके लिए एम्बिशियस तो होना पड़ेगा। इसी वजह से आप देखोगे कि विशाखा की जेनेटिक लीनिएज किसकी है? वो तो स्वाति के राहु की है, यानी कि भगवान शिव साथ साथ ही चलेंगे, कहीं दूर जाने वाले नहीं हैं। राहु का संबंध, क्योंकि राहु का संबंध भगवान शिव से है। अब कैसे राहु अपनी जर्नी पर है, जुपिटर अपने जीवन यात्रा पर है। जैसे जैसे राहु अपने फ्यूचर की तरफ दर्शकों जा रहा है, उतना ही जुपिटर में ज्ञान आता जाएगा, उस एम्बिशियसनेस से, दुनिया को देखने से। अब बीज के अंदर से बीज अंकुरित हुआ, उसने दुनिया का प्रकाश देखा, उसको समझा, धीरे धीरे उसका छोटा सा स्टेम तना निकला, धीरे धीरे छोटी छोटी ब्रांचेस बाहर को आनी शुरू हुई। अब वो दुनिया एक्सप्लोर कर रहा है, क्योंकि पीछे तो वो बार बार तीर चलाने की बात थी ना, कभी इस डायरेक्शन में चला दिया, कभी उस डायरेक्शन में चला दिया, मगर अब यहाँ पर बीज अंकुरित हो चुका है, वो ज्ञान का बीज अंकुरित हो चुका है। तभी विशाखा नक्षत्र में कुछ, सारी नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब इसी यात्रा को आगे बढ़ा लेते हैं। अब आगे बढ़ाएंगे, आप देखिए तो राहु का तीसरा नक्षत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नक्षत्र शतभिषा। शतभिषा का संबंध कुंभ से है। कुंभ आपके अमृत का पॉट है, अमृत का स्थान है, आपके जीवन की इच्छा पूर्ति है, और इच्छा पूर्ति के भाव में शतभिषा की जेनेटिक लीनिएज लेकर पूर्व भाद्रपद बनता है। बिना शतभिषा को एक्सपीरियंस किए हम भाद्रपद में एंटर ही नहीं कर सकते। 100 स्टार्स यानी कि 100 डायरेक्शंस, मगर जुपिटर की तो हम कहते हैं कि बहुत लिमिटेड रास्ता है, क्योंकि जुपिटर का रास्ता तो ज्ञान मार्ग का है। जुपिटर के साथ तो भक्ति भी नहीं एसोसिएट होती, क्योंकि जुपिटर की यात्रा ज्ञान अर्जन की है, और ये ज्ञान का अर्जन ये राहु की उस एम्बिशियसनेस से, जिसके थ्रू आप हर तरह की दुनिया देखते हो। क्योंकि दर्शकों, अब आप समझ सकते हो, बीज जब अंकुरित होता है अंधकार में, मिट्टी के अंदर है, अंधकार से वो प्रकाश की तरफ आया। अभी तो उसे प्रकाश का समझ ही नहीं है, प्रकाश क्या है। धीरे धीरे वो प्रकाश का आदी होता है। फिर जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ उठता है, ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, बड़े से बड़े प्रकाश की तरफ हम जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं सूर्य के पास जा रहे हैं, और ये जो सूर्य के पास जाने की यात्रा है दर्शकों, यही तो हमारी अंदर की भी तो एलिवेशन यही है। और इसमें जुपिटर का रोल देखिए। जुपिटर आपको कुछ नहीं दे रहा, मगर आपके अंदर ज्ञान का संचार कर रहा है। और जब हम भाद्रपद में एंटर हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण का मतलब क्या है? यहाँ पर ब्रह्म को जानने वाला इंसान, ब्रह्म को जानने वाला। तो आप सोच सकते हो कि जीवन की यात्रा जीते हुए राहु के फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटीज़ के माध्यम से कोई भी इंसान अब इतना सक्षम हो गया, अब उसको अमृत का भी पता लग गया और उसने अमृत का भी पान कर लिया। अब उसके बाद में तो दर्शकों वो भाद्र आएगा, वो पवित्रता आएगी, वो ऑस्पिशियसनेस आएगी,
और ऐसे जातक का पैर, ऐसे ऋषि का पैर, ऐसे संत का पैर तो जहाँ भी पड़ेगा वहाँ तो पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी, क्योंकि वहाँ ब्रह्म का ज्ञान साथ में आ गया, ब्रह्म की नॉलेज आ गई, उस क्रिएशन को समझ लिया, दुनियादारी के लॉजिक को समझ लिया। अब आप क्लियर कट बात को समझिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा दर्शकों आपको क्वांटम फिजिक्स के साथ जोड़ूंगा। जुपिटर की शुरुआत आर्द्रा से होती है। अब आर्द्रा क्या है? गुस्से में फटना, भगवान शिव का गुस्से में फटना, एक्सप्लोजन। आप उसको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कह सकते हो, उसको आप एटॉमिक एक्सप्लोजन कह सकते हो। उस एटॉमिक एक्सप्लोजन से क्या होता है? ऊर्जा बाहर निकलती है। और क्वांटम फिजिक्स में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए दर्शकों, यही तो समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहाँ से आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से वो इलेक्ट्रोकेमिकल जो एनर्जी है वो जैसे जैसे प्रवाहित होती है, मगर जैसे ही उस एनर्जी को देखा जाता है, उस एनर्जी को ऑब्जर्व किया जाता है, वो अपना फॉर्म बदलती है और फॉर्म बदल के एनर्जी मैटर की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। सो तभी आप देखोगे कि चाहे वो विशाखा है, चाहे पुनर्वसु है, जुपिटर का संबंध कहीं ना कहीं मेटीरियलिस्टिक एक्विजिशन से है, क्योंकि यही तो हमारा फ्यूचर है। और हर इंसान जो भी इतनी हिम्मत करता है कि मैं अपने पास्ट को छोड़ूंगा और मैं फ्यूचर की तरफ जंप करूंगा, दर्शकों फ्यूचर की तरफ जंप करने के लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है, जो पिछले जन्मों से चला आ रहा, जो काम हम पिछले जन्मों से बार बार करते आ रहे हैं, वो तो हमारा कंफर्ट जोन है। वो कर्म तो हमें मालूम है, उसको करने में हमें आराम भी होता है, हमें आनंद भी मिलता है, हम उसको आसानी से कर भी लेते हैं, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन है। अब जो इंसान अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की कोशिश करेगा दर्शकों, वही तो राहु की तरफ जाएगा। और जो इंसान राहु की तरफ जाएगा दर्शकों, उसी में जुपिटर का उदय होगा। सो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको एक बात स्ट्रेस देकर बोलना चाहता हूँ, लकीर के फकीर मत बनिए, लकीर पीटना बंद कर दीजिए। नॉलेज है, नॉलेज को समझिए, नॉलेज को लीजिए और उस नॉलेज को यूज़ कीजिए सही डायरेक्शन में, तभी ऋषियों द्वारा बनाए गए इस खूबसूरत शास्त्र का लॉजिक पूरा होता है। अदरवाइज कोई भी नॉलेज पड़ी रहती है वो तो बेकार होती है। अब आप देखिए, ये जो नॉलेज थी इसमें क्वांटम फिजिक्स बीच में है दर्शकों, ये बहुत बड़ी रिसर्च की बात है। ये सिर्फ क्वांटम फिजिक्स के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिल जाना ये बहुत बड़ी घटना नहीं है। अगर साइंटिस्ट एक्चुअल में ज्योतिष को समझें, ज्योतिष के मूलभूत स्वभाव को समझें, उन सीड्स को पकड़ें जिसके ऊपर ज्योतिष की रचना की गई है, तो आपको क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से मिली हुई मिलेगी। इसी टॉपिक पर फिर बात करेंगे। सो दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूँ वो इस वीडियो में भी करूँगा कि ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस मेरा नहीं, आप सबका अपना चैनल है, वैदिक नॉलेज का चैनल है। वैदिक नॉलेज के प्रसार में आप भी भागीदारी हुई अपनी बनाइए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, घर घर तक इस चैनल की पहुँचाइए ताकि ज्ञान घर घर तक पहुँचे। दर्शकों, ज्ञान जाएगा तो ज्ञान के साथ उसका प्रकाश तो जाएगा। जितना ज्ञान का प्रकाश जाएगा उतना अज्ञानता का अंधकार दूर होगा। आप लकीर पीटने वाले नहीं बनोगे, एक्चुअल में चीज़ को समझने वाले, जीवन को समझने वाले इंसान बनोगे। और जो दर्शक अपने हॉरोस्कोप मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मगर फ़ोन नंबर याद रखें। और वो फ़ोन नंबर कौन सा है? दैट इज़ 9888164480। मगर दर्शकों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बेल आइकन दबाना ना भूलो,
क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाओगे, क्योंकि ये हमारी तरफ से नहीं है, ये यूट्यूब की तरफ से है, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी तो वीडियो आएगी, आके निकल जाएगी, आप तक वो नॉलेज नहीं पहुंच पाएगी। सो दर्शकों, बेल आइकन साथ में ज़रूर दबा दें, और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। सो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।